अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सल्फिया एजुकेशन में। आज हम आपको क्लास 10th की अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसका पार्ट 1 हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो पहले उस वीडियो को जाकर चेकआउट करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। तो सबसे पहले जो हमने पार्ट 1 पढ़ा था, इसका हम एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था उसके अंदर अर्थव्यवस्था किसे कहता है। तो मैंने आपको बताया था अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संपादन होता है। ये होती है हमारी अर्थव्यवस्था, या फिर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को जब हम अध्ययन करते हैं तो वो व्यवस्था अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा जो निकल के आता है वो होता है आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया वह क्रियाएं होती है जिन क्रियाओं को करके हमें पैसा प्राप्त होता है, धन की प्राप्ति होती है, वह क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद अब हमने पढ़ा था कि क्षेत्रक क्या होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकरण के उद्देश्य से समूहों में बांटा जाता है तो उसको हम क्षेत्रक कह देते हैं। क्षेत्रक के प्रकार, तो क्षेत्रक 3 प्रकार के होते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, जो यहाँ पे दिए गए हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्रक क्या होता है? वह क्षेत्रक जो पूर्णतया प्रकृति पर आधारित होता है, उस क्षेत्रक को हम प्राकृतिक क्षेत्रक कह देते हैं। जैसे कि गेहूं का उत्पादन करना, कृषि, ये सारी चीज प्राथमिक क्षेत्रक या प्राकृतिक क्षेत्रक के अंदर आती है। इसके बाद हमारा आता है द्वितीयक क्षेत्रक। तो वह क्षेत्रक जो उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है, जो विनिर्माण के माध्यम से उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है, जो कच्चा माल तो प्राथमिक क्षेत्रक से प्राप्त करता है और विनिर्माण के माध्यम से वो कुछ मूल्यवान वस्तु में कच्चे माल को बदल देता है, वो होता है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक, जो सीधा ही उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है। उद्योगों से जुड़ा हुआ होता है, वो होता है हमारा द्वितीयक क्षेत्रक। और तृतीयक क्षेत्रक वह होता है जो इन दोनों प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रक के प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक में सेवाएं प्रदान करता है। वो क्षेत्रक होता है हमारा तृतीयक क्षेत्रक, जो इन दोनों क्षेत्रकों को सेवाएं प्रदान करता है। अब इसके बाद हमने पढ़ा था अप्रत्यक्ष सेवाएं क्या होती हैं। तो अप्रत्यक्ष सेवाएं वह सेवाएं होती है, जैसे कि कुछ सेवाएं तो सीधा तृतीयक क्षेत्रक में आ जाती है, जैसे कि बैंकिंग सेवा, और कुछ सेवाएं ऐसी होती है जो अप्रत्यक्ष रूप से रहती हैं, परंतु ये क्या होती है, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि हमने देखा था, जैसे कि डॉक्टर, इसके अलावा वकील वगैरह, ये सब क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष सेवाएं प्रदान करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखेंगे, अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे तीनों क्षेत्रकों की तुलना किस प्रकार से की जाए। जो तीनों क्षेत्रक हैं हमारी अर्थव्यवस्था के, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इन क्षेत्रों की आपस में तुलना किस प्रकार से की जाए। तो इनकी यदि हम आपस में कैसे तुलना करेंगे, तो तीनों क्षेत्रकों में बहुत बड़ी संख्या में वस्तुओं का तो उत्पादन होता है और सेवाएं क्या होती हैं, प्रदान की जाती है। मतलब कि वस्तुओं का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र में, और तृतीयक क्षेत्र बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है, सेवाओं को प्रदान करता है। तो इसी प्रकार से इन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए तीनों क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, और इसीलिए इन तीनों क्षेत्रों में क्या करते हैं, बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में एक या एक से अधिक क्षेत्र हो सकते हैं, और किसी भी अर्थव्यवस्था में होते तो तीनों क्षेत्रक हैं, परंतु क्या होता है, मुख्य रूप से होते हैं वो किसी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक मुख्य है, किसी अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्रक मुख्य है, किसी अर्थव्यवस्था में द्वितीयक क्षेत्रक मुख्य है। इस प्रकार से हो सकते हैं जो कुल उत्पादन और रोजगार के मामले में प्रमुख हो। जो क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है जैसे कि किसी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्रक मुख्य हो सकता है, प्राथमिक क्षेत्रक मुख्य हो सकता है, किसी में द्वितीयक मुख्य हो सकता है, किसी में तृतीयक मुख्य हो सकता है, और जबकि क्या हो सकता है, अन्य क्षेत्र आकार में अपेक्षाकृत छोटा हो सकता है। जैसे कि ऐसा हो सकता है किसी अर्थव्यवस्था में, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्रक बहुत बड़ा हो और उसकी मात्रा में, उसकी अपेक्षा में द्वितीयक क्षेत्र बहुत छोटा हो। इस प्रकार से किसी भी अर्थव्यवस्था में हो सकता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हम प्रत्येक क्षेत्र में कुल उत्पादन कैसे जानते हैं। मतलब हम प्रत्येक क्षेत्र का कुल उत्पादन कैसे, अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, अनुमान कैसे लगा सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है वो कितना हो रहा है, कुल उत्पादन हम किस प्रकार से जानते हैं। तो अर्थशास्त्रियों के अनुसार, अर्थशास्त्री कौन होते हैं,
फिलोसोफर। तो फिलोसोफर के अनुसार वास्तविक संख्याओं को जोड़ने के बजाय वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। तो अर्थशास्त्रियों को क्या मानना था कि हमें वस्तुओं की वास्तविक संख्याओं को जोड़ने के बजाय हमें क्या करना चाहिए, उन वस्तुओं और सेवाओं को क्या लगा लेना चाहिए, मूल्य लगा लेना चाहिए, उनको जोड़ देना चाहिए। तो वो क्या होगा, हमारा वही सही होगा। क्या होगा, अगर हमें उत्पादन का पता लगाना है तो सही चीज़ क्या है, हमें क्या करना है, वास्तविक संख्याओं को जोड़ने के बजाय सेवाओं और मूल्यों का क्या कर लेना चाहिए, उपयोग कर लेना चाहिए। मतलब असली वास्तविक संख्या का उपयोग करने के बजाय मूल्य का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं उत्पादन का अंदाज़ा लगाऊं, जैसे कि गेहूँ के उत्पादन का मैं अंदाज़ा लगाना चाहता हूँ, तो गेहूँ के उत्पादन का मैं पूर्णतः अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जैसे कि मैं ये नहीं बता सकता, एक एक गेहूँ को गिन के मैं ये नहीं बता सकता कि कितना उत्पादन हुआ है। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, हम उसको किलो की दर से नाप लेते हैं कि इतने रुपए का हमारे पास या फिर इतना किलो हमारे पास क्या हुआ है, उत्पादन हुआ है। तो हम ऐसा करते हैं। अब उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पे गेहूं का उदाहरण दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए कि 10,000 किलोग्राम गेहूं, जैसे कि क्या बताया गया है यहाँ पर, 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से, कितने रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से बता रहे हैं यहाँ पे, 8 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से क्या किया जाता है, बेचा जाता है। मतलब 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से बेचा जाता है। तो कुल गेहूं का मूल्य कितना होगा, यहाँ पर 80,000 रुपए होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया नोट दिया गया है, उत्पादित और बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु या सेवा को गिनने की आवश्यकता नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना है। यहाँ पे एक लाइन क्या दी गई है यहाँ पे कि उत्पादित और बेची जाने वाली प्रत्येक वस्तु और सेवाओं को क्या नहीं करना, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, गिनने की आवश्यकता नहीं है, हमको बस क्या करना है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का अंदाजा लगाना। जैसे कि यहाँ पे हमारी अंतिम वस्तु क्या निकल के आई, गेहूँ। और ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है कि हर क्षेत्र में क्या होती है, अंतिम वस्तुएं अलग अलग हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमारी अंतिम वस्तु क्या थी, गेहूं। तो इसके अंदर जो इसमें खाद दी गई है उसका मूल्य भी शामिल है, इसके अंदर जो पानी दिया गया है उसका मूल्य भी शामिल है, इसके अंदर जो श्रम लगा है उसका मूल्य भी इस ही 8 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य में शामिल है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ध्यान रखना है। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में निकल कर आता है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाएं ही क्यों आवश्यक है, यानी जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बताई गई हैं ये ही क्यों आवश्यक है असली, अगर यदि हमें संख्याएं जाननी है तो अंतिम वस्तुओं के मूल्य से पहले, मतलब जो अंतिम वस्तु होती है ना, तो उसके मूल्य, जो अंतिम वस्तु जैसे कि हमारा था 8 रुपए किलो, गेहूं कितना था हमारा, 8 रुपए किलोग्राम की दर से लगाया था हमने। तो अंतिम वस्तु का जो मूल्य होता है ना, उसमें पहले से ही उन सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य शामिल होता है जिनका उपयोग अंतिम वस्तुओं के बनाने में किया जाता है। यानी जो हमारी अंतिम वस्तु होती है ना, उसके मूल्य में वे सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का पहले से ही मूल्य शामिल होता है जिसका उपयोग उसको बनाने में किया गया हो। जैसे कि हमने देखा 8 रुपए किलोग्राम की दर से हमने क्या लगाया था, गेहूं लगाया था। 8 रुपए किलोग्राम की दर से हमने क्या लगाया था, गेहूं लगाया था। तो इसके अंदर जो इसमें श्रम लगा, इसके अंदर जो इसमें श्रम लगा वो भी इसी 8 रुपए किलोग्राम में शामिल हो गया, इसी गेहूं की दर में। और इसके अंदर जो क्या, इसमें जो बीज का खर्चा आया था, बीज बोने का, वो भी इसमें ही शामिल हो गया। इसके अंदर जो पानी का खर्चा आया वो भी इसी में ही शामिल हो गया। इसके अंदर जो खाद एवं उर्वरक का खर्चा आया वो भी क्या हो गया, इसी में ही शामिल हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का ही मूल्य लगाते हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य अलग अलग गिनना सही नहीं है, और मध्यवर्ती वस्तुएं जो रहती है ना, अब अगर हम इसका क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों का मूल्य अगर हम अलग अलग से लगाएंगे तो ये क्या होगा, हम एक ही चीज़ के मूल्य को कई बार गिन लेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, इन एक ही चीज़ों के मूल्य को क्या कर लेंगे, कई बार से गिन लेंगे, क्योंकि उन सारी चीज़ों का मूल्य पहले ही इस 8 रुपए में शामिल कर लिया गया है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद एक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल कर आता है। ये है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के भी नाम से जानते हैं। तो ग्रॉस यानी क्या होता है, टोटल। डोमेस्टिक टोटल, ग्रॉस यानी होता है टोटल, जिसे हम कुल, जैसे कि मान लीजिए कुल। डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक यानी होगा हमारी जो सीमाएं हैं, राजनीतिक सीमाएं हैं, उनके अंदर
ठीक है, जो हमारी जो बॉर्डर्स हैं, जो हमारी पॉलिटिकल बॉर्डर्स हैं, उनके अंदर, राजनीतिक सीमाओं के अंदर। अब प्रोडक्ट यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, जो भी वस्तुएं एवं सेवाएं जो भी होती हैं, इन सारी चीज़ों का उत्पादन इसके अंदर, यानी कुल जो भी हमारी राजनीतिक जो बॉर्डर है उसके अंदर, और सारी चीज़ जो भी हमने सेवाएं एवं वस्तु का उत्पादन किया है सब, तो इसका लगाया जाता है सकल घरेलू उत्पाद, इसे हम कहते हैं, यानी जीडीपी। इसे ही हम, इस जीडीपी को हम इसी नाम से जानते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर एक सेकंड दोबारा बनाना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। तो जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी यानी क्या होता है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है हमारा कुल, जो हमारी सीमाएं होती है, मतलब एक भारत की जो भी सीमा है हमारी, उसके अंदर जितना भी उत्पादन होता है, तो कुल भारत की सीमा में जो उत्पादन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो अब हम इसे समझेंगे कैसे, ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। किसी विशेष वर्ष के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, जैसे कि किसी विशेष वर्ष के दौरान, जैसे कि हमने मान लीजिए 2023 को लिया, यहाँ पे प्रत्येक क्षेत्र में, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी उस वर्ष में उस क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि मैंने विशेष वर्ष में यहाँ पे ले लिया 2023, और यहाँ पे मैंने इसके अलावा क्या लिया, जैसे कि अब मैं प्राथमिक क्षेत्र इधर ले लेता हूँ, द्वितीय क्षेत्र इधर ले लेता हूँ, तृतीय क्षेत्र इधर ले लेता हूँ। तो प्राथमिक क्षेत्र में आप मान लीजिए जैसे कि मत्स्य पालन करके, दुग्ध उत्पादन करके, और जो कृषि के माध्यम से मेरे पास यहाँ पे जो भी उत्पादन होता है, एक उत्पादन की आप कोई भी संख्या ले लीजिएगा। इधर की साइड द्वितीय क्षेत्र में जो भी यहाँ से कच्चा माल लेकर यहाँ पे क्या बनाया जाता है, विनिर्माण की प्रक्रिया द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है, समस्त चीज़ों का अंतिम उत्पादन को आप यहाँ पे उसकी ले लीजिएगा, उसका कितने रुपए का उत्पादन हुआ, और तृतीय क्षेत्र में कितने रुपए की, यानी कितने पैसों की सेवाएं प्रदान की गई, उन तीनों को क्या कर लीजिएगा आप, जब जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, उस वर्ष का सकल घरेलू उत्पाद, यानी हमारा जीडीपी निकल कर आ जाएगा, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो तीनों क्षेत्रों में उत्पादन का योग किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहलाता है। जब हम तीनों क्षेत्रों में क्या कर लेते हैं, जो उत्पादन हुआ है उसका योग कर लेते हैं, यानी उसको जोड़ देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है, या इसे हम हिंदी भाषा में सकल घरेलू उत्पाद कह देते हैं। तो जीडीपी से पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, और जो जीडीपी होता है ना, इससे हमें इस चीज़ का पता लगता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है। जैसे कि वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका की है। किसकी है वर्तमान समय में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इसकी है अमेरिका की, और इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो चीन आता है, इस प्रकार से। तो जिस देश में क्या होगा, सकल घरेलू उत्पाद अच्छा होगा, यानी जिस देश के अंदर सकल घरेलू उत्पाद अच्छा होगा, जिस देश के अंदर जीडीपी अच्छा होगा, उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी, उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही विशाल होगी। तो इस बात का पता कैसे चलेगा हमें, इसलिए पता लगेगा क्योंकि जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, यानी जितना ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन होगा, जितनी ज़्यादा सेवाओं का उत्पादन होगा, यानी वहाँ पर क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा सेवाओं का उत्पादन होता है, जितना ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, इससे ये पता लग रहा है कि उस क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, उतनी ही ज़्यादा वो सेवाएँ और वो वस्तु क्या हो रही है, उतनी ज़्यादा बिक रही है। उस चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब उतनी ज़्यादा वो क्या हो रही है, वस्तु हमारी बिक रही है। तो इससे क्या होता है, इससे हमको अर्थव्यवस्था का पता चलता है, अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है इस चीज़ का पता लगता है। तो अब इसके बाद हम आगे का पॉइंट देखेंगे क्या कहता है। तो भारत में सकल घरेलू उत्पाद, भारत के अंदर जो सकल घरेलू उत्पाद, जैसे हम जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसकी गणना कौन करता है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न निकल कर आता है कि
जो जीडीपी होती है, जो सकल घरेलू उत्पाद होता है, इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी गणना कौन करता है? तो इसकी गणना करती है केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार किसकी सहायता से करती है? जो अनेक राज्य होते हैं ना, और जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, उनके क्या करती है, उनके अंदर बहुत सारे सरकारी विभाग होते हैं, तो उनकी मदद से क्या करती है केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद की गणना करती है। यानी राज्य और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो सरकारी विभाग होते हैं ना, तो उनकी सहायता से क्या करती है केंद्र सरकार सकल घरेलू उत्पाद की गणना करती है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा नोट दिया गया है कि वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा और उनकी कीमतों से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाती है। तो सबसे पहले क्या की जाती है? सकल घरेलू उत्पाद के लिए वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा का अंदाजा लगाया जाता है, उनकी कीमतों का अंदाजा लगाया जाता है। तो पूरी जब जानकारी एकत्रित कर ली जाती है ना, तो फिर अंततः सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगता है। और फिर क्या होता है? अंततः सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है। तो ये यहाँ पे समझाया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उत्पादन और रोजगार के मामले में क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन। तो उत्पादन और रोजगार के मामले में क्या हुआ है? क्षेत्रकों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक परिवर्तन आए हैं जिनका अध्ययन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो आमतौर पर किसी देश के विकास के लिए प्रारंभिक चरणों में प्राथमिक क्षेत्र आर्थिक गतिविधि का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्रक माना गया है, वो किसको माना गया है? प्राथमिक क्षेत्रक माना गया है। ठीक है। तो उत्पादित अधिकांश वस्तुएं क्या थी? पहले प्राकृतिक उत्पाद थी। मतलब जो पहले के समय में जो उत्पादन होता था ना, तो अधिकांश वस्तुएं क्या होती थी? प्राकृतिक उत्पाद होती थी। और अधिकांश लोग भी प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत थे। यानी ज्यादातर लोग भी किस क्षेत्रक में कार्य करते थे? प्राथमिक क्षेत्रक में कार्य करते थे। जैसे कि पहले के समय के लोग ज्यादातर किस में लगे हुए थे? कृषि में लगे हुए थे। ये हमने पढ़ा है कि भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश था और वर्तमान समय में भी है। तो कृषि में लगे हुए थे ज्यादातर लोग। आज के समय में तो क्या है, फिर भी भारत में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा है। तो पहले के समय क्या था? पूरी तरीके से यहाँ की अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई थी? कृषि पर टिकी हुई थी। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? बहुत ज्यादा डेयरी ज्यादा चलती है। मतलब डेयरी से बहुत ज्यादा उत्पादन होता है यहाँ पर। तो इसके अलावा क्या था? समय के साथ कारखाने आए। अब कुछ समय बाद क्या हुआ? कारखाने आए और क्या हुआ? यहाँ पर आकर विस्तार करने लगे। मतलब कारखाने आकर यहाँ पर आकर फैले। तो जो लोग क्या करते थे? पहले खेतों में काम किया करते थे, वह अब बड़ी संख्या में कारखानों में काम करने लगे। तो जो लोग पहले किस में काम करते थे? कारखानों में काम करते थे, वो किस में आ गए? यहाँ पर। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, वो यहाँ पर किसके अंदर आ गए? फिर बाद में कारखानों में आ गए। कारखानों में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए जैसे हम देखें तो औपनिवेशिक काल जब भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। उस समय की यदि बात की जाए तो कारखानों आदि में काम करने के लिए लोगों को क्या किया जाता था? मजबूर किया जाता था। तो अंग्रेज आए थे जब भारत में, वो व्यापार करने के लिए आए थे। उन्होंने आकर यहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगाए थे। तो वो जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या किया था? भारतीय लोगों को मजबूर किया। उन्होंने क्या किया? भारतीय लोगों को मजबूर किया। कहाँ पर काम करने के लिए मजबूर किया? उद्योगों में काम करने के लिए मजबूर किया था। किन्होंने काम करने के लिए मजबूर किया था? अंग्रेजों ने। उसी समय से द्वितीय क्षेत्र आगे बढ़ा। अब इसके बाद हम पॉइंट देखेंगे तो लोगों ने कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित कई और वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। और जब उद्योग भारत में आए तो क्या हुआ? उद्योगों में नई नई चीजें बनने लगी। तो क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या कर दिया? सस्ती दरों पर। सीधी सी बात थी, उद्योगों में क्या बनती थी? जो चीजें बनती थी वो सस्ती कीमतों वाली बनती थी। जो क्योंकि इनमें क्या नहीं होता था? इनमें समय बहुत कम लगता था। इनमें क्या होती थी? श्रम बहुत कम लगता था। इसलिए क्या होता था? यहाँ पे जो चीजें बनती थी द्वितीय क्षेत्र में, वो सस्ती कीमतों वाली बनती थी। जबकि प्राथमिक क्षेत्र में, जबकि पहले जो चीजें बनाई जाती थी वो हाथ के माध्यम से बनाई जाती थी, जिसमें श्रम बहुत ज्यादा लगता था, मेहनत बहुत ज्यादा लगती थी। तो वो चीजें क्या होती थी? ये द्वितीय क्षेत्र की चीजों की अपेक्षाकृत वो महंगी हुआ करती थी। तो जब कारखाने आए भारत में तो क्या हुआ? सस्ती दरों पर बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया? सस्ती दरों पर उत्पादित कई चीजों और वस्तुओं का क्या करने लग गए? भारतीय लोग उपयोग करने लग गए। भारतीय लोगों ने उपयोग करना शुरू कर दिया सस्ती दरों की चीजों का, जिससे द्वितीय क्षेत्र धीरे धीरे कुल उत्पादन और रोजगार में सबसे महत्वपूर्ण बन गया। जिससे क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र बड़ा होता चला गया और क्या बन गया? उत्पादन और रोजगार के मामले में क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र महत्वपूर्ण बन गया। यानी प्राथमिक क्षेत्र से लोग हटकर किस में आ गए? द्वितीय क्षेत्र में आ गए। और इस प्रकार प्राथमिक से द्वितीय क्षेत्र की ओर बदलाव हो गया। और इस प्रकार से क्या हुआ? प्राथमिक क्षेत्र से लोग द्वितीय क्षेत्र की तरफ बढ़े। इसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट कि पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में, जो विकसित देश हैं जैसे कि हमारा अमेरिका हुआ, नॉर्वे हुआ, जापान हुआ, तो पिछले 100 वर्षों में विकसित देशों में क्या हुआ है? माध्यमिक से तृतीय क्षेत्र की ओर एक और बदलाव आया है। मतलब जो विकसित देश है उनमें क्या हुआ है? माध्यमिक जो क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है, माध्यमिक क्षेत्र जो हमारा द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या हुआ है? एक बड़ा बदलाव आया है। यानी माध्यमिक क्षेत्र से लोग अब किसकी तरफ बढ़े हैं? तृतीय क्षेत्र की तरफ ज्यादा बढ़े हैं। कुल
उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से सेवा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। और कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से अब कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है? तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कौन सा क्षेत्र महत्वपूर्ण था? वो था प्राथमिक। उसके बाद क्या हुआ? जब उद्योग आए भारत में तो क्या हुआ? उद्योगों से बनी लोगों ने चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोग कारखाने में काम करना लग गए। तो इसके बाद क्या हुआ? जो माध्यमिक क्षेत्र था जिसे हम द्वितीयक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ये क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण बन गया। और उसके बाद क्या हुआ? इसके 100 वर्षों के भीतर क्या हो गया? द्वितीय क्षेत्र से लोग किसके तरफ बढ़े? तृतीय क्षेत्र की तरफ बढ़े, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा। ये तीनों सेक्टरों का विश्लेषण, मतलब तीनों सेक्टरों में जो बात कही गई है वो कौन सी बात थी? तो तीनों क्षेत्रों में क्या है? कुल उत्पादन जीडीपी बढ़ा है। तीनों क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा है, जैसा कि हमने देखा बढ़ा है, परंतु उतना ज्यादा प्राथमिक क्षेत्र में नहीं बढ़ा जितना अपेक्षाकृत बढ़ना चाहिए था। तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन बढ़ा है। सबसे ज्यादा उत्पादन किसमें बढ़ा है? तृतीय क्षेत्र में बढ़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय क्षेत्र भारत में प्राथमिक क्षेत्र का स्थान लेते हुए सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र बनकर उभरा है। और जिससे क्या हुआ है? भारत के अंदर जो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था पहले? प्राथमिक क्षेत्र। तो जब तृतीय क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा ना, तो तृतीय क्षेत्र ने किसका स्थान ले लिया? भारत में प्राथमिक क्षेत्र का स्थान ले लिया। प्राथमिक क्षेत्र में तुलनात्मक वृद्धि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र की तुलना में सबसे कम है। और जो प्राथमिक क्षेत्र है ना, उसके अंदर जो वृद्धि हुई है वो द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में की अपेक्षा क्या है? सबसे कम है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या हुई है? सबसे कम वृद्धि हुई है। इसीलिए हमने इसे कहा कि यहाँ पे कोई वृद्धि नहीं हुई, इसे गिरावट ही मानिए आप। इस प्रकार प्राइमरी सेक्टर निचले पायदान पर चला गया। और इस प्रकार क्या हुआ? जो हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, वो क्या हुआ है? निचले पायदान पर चला गया है, यानी निचले स्थान पर चला गया है। तो द्वितीय क्षेत्र में वृद्धि के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो द्वितीय क्षेत्र जो है हमारा, जो सेकेंडरी सेक्टर है, उसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वृद्धि के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? हमारा तृतीय क्षेत्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यह हमारा तृतीय क्षेत्र है, पहला स्थान इसने प्राप्त किया है। और दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया है? द्वितीय क्षेत्र ने प्राप्त किया है। तो हमारा प्राइमरी सेक्टर कहाँ पर चला गया? फिर ये प्राइमरी सेक्टर है हमारा, ये चला गया हमारा तीसरे स्थान पर। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र था वो कहाँ पर चला गया? तीसरे स्थान पर। तो देखिए, भारत में तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता जा रहा है? अब हमारे दिमाग में प्रश्न बन के आ गया, भारत के अंदर जो टर्शियरी सेक्टर है वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? जो हमारा तृतीय क्षेत्र है भारत के अंदर, वो इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों बनता जा रहा है धीरे धीरे करके? तो इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले तो भारत जैसे विकासशील देश में क्या होना चाहिए? सरकार को अस्पतालों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों, डाक और तार सेवाओं, पुलिस स्टेशनों, अदालतों, ग्राम पंचायतों, नगर पालिकाओं, रक्षा, परिवहन, बैंकों और बीमा कंपनियों आदि जैसी बुनियादी सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी होगी। यानी भारत जैसे विकासशील देश में क्या करना होगा? सरकार को ये जो सारी जो बेसिक सुविधाएं होती हैं इनकी क्या करनी होगी? जिम्मेदारी लेनी होगी। तो ये सरकार के बारे में बताया गया है, कठोर कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए सरकार को। कृषि और उद्योग के विकास से तृतीय क्षेत्र परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि का विकास होता है। और क्या होगा? जब इन सारी चीजों का जब विकास होगा ना, तो क्या होगा? अपने आप ही जो सेवा क्षेत्र है, अपने आप ही क्या होगा? सेवा क्षेत्र, ये अपन ने पढ़ा क्यों? क्योंकि जब इन सारी चीजों का विकास होगा तो अपने आप ही सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी। क्योंकि जब कृषि और उद्योगों में विकास होता है ना, तो इसके लिए परिवहन की भी आवश्यकता पड़ती है, व्यापार के लिए दुकानों की भी आवश्यकता पड़ती है, बाजारों की भी आवश्यकता पड़ती है, और भंडारण की भी आवश्यकता पड़ती है, बैंकों की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो ये क्या होगा? अपने आप ही। इसीलिए भारत के अंदर क्या हो रहा है? सेवा क्षेत्र जो महत्वपूर्ण बनता जा रहा है ना, उसका कारण ये ही है। इस प्रकार प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों का जितना अधिक विकास होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। और इस प्रकार से क्या होगा? जब प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र का जितना ज़्यादा विकास होगा ना, यानी प्राथमिक क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र हमारा जितना ज़्यादा विकास करेंगे ना, तो अपने आप ही क्या होगा? जो हमारा सेवा क्षेत्र है ना, उसकी मांग अपने आप ही बढ़ती जाएगी, यानी सेवा क्षेत्र उतना ज़्यादा ही विकास करता चला जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न, इसके बाद जो है हम आगे देखते हैं कि जैसे जैसे लोगों के आय के स्तर में वृद्धि होती है, जब क्या होता है? लोगों के आय के स्तर में वृद्धि होती है, यानी लोगों के पास जब धीरे धीरे करके पैसा आने लग जाता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं? कई अन्य सेवाओं का लाभ उठाने लग जाते हैं, यानी कई अन्य सेवाओं को लेते हैं, जैसे कि बाहर खाना खाना। जैसे कि जब लोगों के पास पैसा आता है, अपने उनके पास आय में वृद्धि होती है, तो क्या करते हैं? लोग बाहर खाना खाते हैं। तो ये अन्य सेवाएं हुई। पर्यटन करते हैं, यानी कहीं घूमने जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लीजिए, आप मान लीजिए जयपुर, लोग
अनेक जगह पर घूमने जाते हैं, खरीदारी करते हैं। लोग क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं। और इसके अलावा क्या करते हैं लोग? निजी अस्पताल, सीधी सी बात होती है, निजी अस्पताल में जाते हैं। जबकि जाने को तो वो सार्वजनिक अस्पताल जिन्हें हम सरकारी अस्पताल कहते हैं उनमें भी जा सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं लोग? निजी अस्पताल में जाते हैं। जब क्या होता है? उनके आय के स्रोत बढ़ जाता है, जब उनके पास पैसा बढ़ जाता है। इसके अलावा वो क्या करते हैं? निजी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने लग जाते हैं। जो इंटरनेशनल स्कूल होते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, उनमें पढ़ाने लग जाते हैं। सरकारी स्कूलों के बजाय वही बात रहती है, सरकारी सुविधाओं का क्या करते हैं? उपयोग कम कर देते हैं। व्यावसायिक परीक्षण आदि जैसी सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। और इस प्रकार से क्या करते हैं? बहुत सारी सेवाओं की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इस प्रकार की बहुत सारी सेवाओं की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, जब लोगों के आय के स्तर में वृद्धि होती है। हाल के दिनों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं अधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक हो गई है। और हाल के दिनों में क्या हो गई है? बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है? वर्तमान समय में महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। और इन सेवाओं का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। और इनका क्या होता जा रहा है? उत्पादन तेजी से बढ़ता जा रहा है। जैसे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएं कौन कौन सी है? जैसे कि हमने देखा जोमेटो हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, तो ये सारी क्या है? ये एक ऐसी सेवाएं हैं जो किस पर आधारित होती है? संचार प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित होती है, इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। अब इसके बाद हम एक नोट देखेंगे, तो सभी सेवा क्षेत्र समान रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये हमको जरूर पॉइंट ध्यान में रखना है कि सभी जो सेवा क्षेत्र है ना, वो समान रूप से तरक्की नहीं कर रहे हैं, समान रूप से ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, समान रूप से अपनी मतलब जो बढ़ोतरी कर रहे हैं, जो विकास हो रहा है, उनका समान रूप से नहीं हो रहा है। इसके बाद बताया जा रहा है कि एक छोर पर सीमित संख्या में ऐसी सेवाएं हैं। तो एक छोर पर क्या बताई गई है? ऐसी सेवाओं को बताया गया है जो उच्च शिक्षित श्रमिकों को रोजगार देती है। तो एक छोर पर कैसी सेवाएं होती हैं जो क्या करते हैं? उच्च एवं शिक्षित श्रमिकों को ही रोजगार प्रदान करती है। अब उच्च एवं शिक्षित श्रमिक कौन से होंगे? जैसे कि बीटेक कर रखा है किसी ने, एमबीए कर रखा है किसी ने, इसके अलावा कोई अन्य डिप्लोमा धारक है, तो उन्हीं को ही सेवा प्रदान करती है। ठीक है। दूसरी ओर छोटे दुकानदार, मरम्मत करने वाले, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे श्रमिकों की एक बड़ी संख्या है। तो एक तरफ सेवा क्षेत्र में कौन है? जो उच्च एवं शिक्षित लोग हैं, जैसे कि जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एमबीए कर रखा है, डिप्लोमा, अन्य कोई डिप्लोमे कर रखे हैं, वो वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ कौन है? जैसे कि छोटे दुकानदार हुए, मरम्मत करने वाले लोग हुए, परिवहन की सेवा में लगे हुए लोग हुए, और अन्य तरह के श्रमिक हुए। तो इनकी क्या है? एक बड़ी संख्या है। संख्या इनकी क्या है? पढ़े लिखे लोगों की कम है, शिक्षित लोगों की कम है सेवा क्षेत्र में। जबकि क्या है? ऐसे जो लोग हैं ना, जो मतलब पढ़े लिखे नहीं है, जो उच्च वर्ग के नहीं है, उनकी संख्या क्या है? ज्यादा है। ये लोग मुश्किल से आजीविका कमा पाते हैं। कौन सा लोग मुश्किल से आजीविका कमा पाते हैं? जो ये लोग हैं, श्रमिक वर्ग के लोग हुए, दुकानदार वर्ग के लोग हुए, जो मरम्मत करने वाले हुए, और जो परिवहन के काम में लगे हुए हैं, ये लोग क्या करते हैं? मुश्किल से अपनी आजीविका कमा पाते हैं। मतलब जीवन जीना भी इनके लिए क्या है? मुश्किल होता है। बहुत ही थोड़े पैसे कमा पाते हैं, और फिर भी ये क्या करते हैं? सेवाएं प्रदान करते हैं, क्योंकि काम के लिए उनके पास कोई और वैकल्पिक अवसर उपलब्ध नहीं है। क्योंकि काम के लिए इनके पास क्या नहीं है स्टूडेंट्स? और कोई वैकल्पिक अवसर उपलब्ध नहीं है। ना तो इनके पास कोई इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं जो ये क्या करें? अपनी खेती कर लें, ना ही इनके पास प्राथमिक क्षेत्र में काम करने के लिए इतना ज़्यादा कोई धन संपत्ति है, ना ही इनके पास द्वितीय क्षेत्र में उद्योगों में काम करने के लिए कुछ है। तो ये सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अंदर जैसे कि ऑटो चालक हुआ, रिक्शा चलाने वाले हुए, ये सब होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रकों की हिस्सेदारी। तो मतलब जो सकल घरेलू उत्पाद है, जो हमारा जीडीपी है, जो हमारा क्या है? जो हमारा क्या है? जीडीपी है, इसके अंदर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके अंदर जो क्षेत्रकों ने क्या हिस्सेदारी दी है, यानी जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है ना, इन्होंने हिस्सेदारी की है। अभी हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था क्षेत्रकों का उत्पादन। अब हम पढ़ेंगे क्षेत्रकों की जीडीपी में हिस्सेदारी कितने प्रतिशत के आधार पर कितनी है। तो हम देखेंगे तो सबसे जो मतलब कि जो देखेंगे तो सबसे कम तो यहाँ पर क्या है? जो हमारा द्वितीयक क्षेत्रक है वो है। अभी देखेंगे तो अच्छे में जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा? प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक एक ठीक ठाक बढ़त बनाए हुए हैं। सबसे नीचे कौन है? हमारा द्वितीयक क्षेत्रक है। और जो सबसे ऊपर है हमारा वो कौन सा है? हमारा सेवा क्षेत्रक, जिसे हम तृतीयक क्षेत्रक भी कह देते हैं, सेवा क्षेत्रक। लेकिन ये कब के आंकड़े हैं? 1973 से लेकर 74 के। अब जो वर्तमान में हम आंकड़े देखेंगे तो वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार 2013 और 14 के आंकड़ों के अनुसार जो प्राथमिक क्षेत्रक है, जो प्राथमिक क्षेत्रक है
उसमें क्या आई है, बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इसके मुकाबले इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और जो सबसे ज़्यादा जो बढ़त हुई है थोड़ी बहुत, वो किसके अंदर हुई है, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर हुई है। और जो सबसे ज़्यादा बढ़त हुई है वो किसके अंदर हुई है, सेवा क्षेत्र के अंदर हुई है। जो सबसे ज़्यादा बढ़त हुई है वो किसके अंदर हुई है, तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र के अंदर हुई है। मतलब सबसे बड़ी जो हिस्सेदारी दी है जीडीपी के अंदर वो सेवा क्षेत्र ने दी है, उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र ने दी है वर्तमान समय में, और सबसे कम जो दे रहा है वह है प्राथमिक क्षेत्र। अब ये जो हमने चार्ट पढ़ा था इससे हमें निष्कर्ष का निकल कर आता है, तो तृतीयक क्षेत्र सदैव अधिकतम योगदान देता है। यानी क्या है, बताया गया है यहाँ पे, जो हमारा तृतीयक क्षेत्र है ना वो क्या करता है, सदैव अधिकतम योगदान देता है। क्योंकि हमने पढ़ा था तृतीयक क्षेत्र क्या करता है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है, मतलब इसके काम आता है, इसकी सेवाएं प्रदान करता है, सीधी सेवा। तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को आगे बढ़ने के लिए कौन सा क्षेत्र मदद करता है, तृतीयक क्षेत्र मदद करता है। तो सीधी सी बात है, ये क्या करेगा, अधिकतम योगदान देगा। किसमें अधिकतम योगदान देगा, जीडीपी में। तो इसमें क्या हुई है, एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 1973 से 1974 में कितनी वृद्धि थी, इसमें 48% थी। इसका किसमें योगदान, जीडीपी के अंदर। इसका जीडीपी में कुल योगदान कितना था, 48% था, जो 2013-14 में बढ़कर कितना हो गया है, 68% हो गया है। कितने प्रतिशत हो गया है, 68% हो गया है। द्वितीय क्षेत्र 1973 से 1974 में क्या देता था, न्यूनतम योगदान देता था, यानी बहुत ही कम योगदान देता था, जो कितना था, केवल 12%। कितना था, केवल 12%, यानी बहुत ही कम योगदान देता था। लेकिन 2013-14 में इसने कितना कर दिया, अपना योगदान बढ़ा दिया है। ये कितने प्रतिशत योगदान दे रहा है भारत की जीडीपी में, भारत की अर्थव्यवस्था में, सकल घरेलू उत्पाद में 20% का योगदान देता। प्राथमिक क्षेत्र था वो क्या करता था, 1973 से 1974 में क्या करता था, 40% योगदान देता था अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में। लेकिन जब 2013 और 14 यानी समय के साथ इसने क्या कर दिया, इसने अपना योगदान स्तर घटा लिया, जो लगभग कितना प्रतिशत रह गया है, 12% रह गया है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।